रेखा शर्मा। और जागते रहो में सबसे पहले बात करेंगे उस खबर की जिसने बिहार की सियासत में बवाल मचा दिया है। आपको बता दें कि जब से आरसीपी सिंह ने इस्तीफा दिया है उसके बाद से कई कयास लगाए जा रहे हैं। ये माना जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच जो दरार है, गठबंधन बीजेपी जेडीयू के गठबंधन में दरार आ गई है। आपको बता दें कि किस तरीके से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये नीतीश कुमार अब ये माना जा रहा है कि कल जो बड़ा फैसला ले सकते हैं, यानी कि कल का दिन अगर कहें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार की सियासत के लिहाज से, क्योंकि बीजेपी भी कड़ी नजर बनाई हुई है, पैनी नजर बनाई हुई है कल की बैठक पर। और उसके बाद नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे ये भी देखेंगे। कल की बैठक के ऊपर बीजेपी की कड़ी नजर है, आपको बता दें पैनी नजर है। कल बिहार की सियासत में देखिए क्या होगा। गठबंधन में दरार पड़ गई है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश की दोस्ती जो है वो टूट गई है, ये बड़ी बात है। और इधर हम आपको अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे, ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से बिहार में बवाल मचा हुआ सियासी तूफान आ गया है। बीजेपी से नीतीश की दूरी पहले भी कई बार हुई है। देखिए 17 जुलाई को किस तरीके से हुई है। 17 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह सभी सीएम से मिले लेकिन नीतीश से मिलने नहीं गए। 22 जुलाई की अगर बात करें तो पूर्व राष्ट्रपति कोविंद के विदाई भोज में नीतीश नहीं गए। तो देखिए 25 जुलाई को राष्ट्रपति मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश नहीं आए। 7 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हुई, उसमें भी नहीं पहुंचे। 7 अगस्त को जब नहीं पहुंचे थे तो बीमारी का हवाला देकर बैठक में शामिल नहीं हुए थे। तो ये देखिए किस तरीके से ये बताता है कि बीजेपी से नीतीश की दूरी है। तो देखिए किस तरीके से हमने आपको बताया। और ये जो दरार है, ये दरार आगे किस तरीके से रहेगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कयासों का बाजार जो है वो लगातार गर्म है कि क्या नीतीश कुमार किसके साथ जाएंगे आगे, और क्या बीजेपी से अलग हो जाएंगे नीतीश कुमार, और अलग होते हैं तो किसके साथ जाएंगे। क्योंकि देखिए ये भी खबरें आ रही थी कि सोनिया और नीतीश की फोन पर बात हुई है। बिहार के ताजा हालात इस समय क्या है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अब कल बैठक में क्या होती है मैं ये नहीं कह सकता हूँ। जरूर लगता है कुछ न कुछ भूचाल आएगा। तो बिहार में जिस भूचाल की बात नीतीश के विधायक गोपाल मंडल कर रहे हैं, क्या वो बीजेपी जेडीयू गठबंधन टूटने की ओर इशारा है? क्या मंगलवार को नीतीश कुमार विधायकों के साथ बैठक के बाद गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर देंगे? क्या नीतीश और मोदी की दोस्ती खत्म होने की कगार पर है? क्या नीतीश फिर पलटी मारने वाले हैं? ये सवाल बिहार के सियासी गलियारे में तैर रहे हैं। गठबंधन में दरार को बल तब और मिल रहा है जब नीतीश कुमार के राइट हैंड ललन सिंह के तल्ख तेवर बिहार में सियासी भूचाल की ओर इशारा करने लगे हैं। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के संकेत साफ हैं कि बीजेपी जेडीयू गठबंधन में गांठ पड़ गई है। पीएम मोदी और नीतीश के बीच बात बिगड़ गई है। यही वजह है कि ललन सिंह बीजेपी पर लाल हो गए। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी तय करेगा कि जदयू का कौन मंत्री होगा। तो अगर जदयू का मंत्री भारतीय जनता पार्टी तय कर रहा था तो ये तो मालूम है ना कि आप क्या कर रहे थे। इसका मतलब से जो आप लोग आरोप लगा रहे थे कि वो हमने जो बात कही थी वो सच साबित हुई। पिछले कुछ महीनों में जिस तरह नीतीश बीजेपी से दूरी बना रहे थे, इससे बिहार के सियासी गलियारे में आशंकाएं जताई जा रही थी कि गठबंधन में कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन जेडीयू से आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद तो बीजेपी और जेडीयू के बीच तनातनी खुलकर सामने आ गई। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी नीतीश चुप हैं और ये चुप्पी बिहार की सियासत को गरमा रही है। चिराग पासवान के नाम की आड़ में भारतीय जनता पार्टी पर वार करना बंद करे जनता दल यूनाइटेड के नेता। भाई आना है तो खुलकर आइए, खुलकर मुख्य प्रधानमंत्री जी के बारे में आपको जो बोलना है आप बोलिए, पर चिराग पासवान के नाम की आड़ लेना और चिराग पासवान मॉडल, भैया चिराग पासवान किसी का मॉडल नहीं। लगता है नीतीश ने अपना रास्ता चुन लिया है। अब केवल वक्त की बात है कि वो बीजेपी से कब तलाक का ऐलान करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जेडीयू से पहले कहीं बीजेपी ना उन्हें तलाक 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 कह दे, क्योंकि बिहार में जो ताजा सियासी हालात बन रहे हैं उससे साफ है कि वहां जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। चर्चा तो ये भी है कि नीतीश ने सोनिया से संपर्क किया है। ऐसे में कांग्रेस भी बिहार में एक्टिव हो गई। नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, हम तेजस्वी जी और नीतीश जी में हम अलग नहीं समझेंगे। हमारे महागठबंधन का नेता तेजस्वी जी हैं।
लेकिन जो भी संभावनाएं बने उसमें महागठबंधन से सभी लोग एक हैं। इन सब के बीच बीजेपी सियासी हालात पर नजर बनाए हुए है। बीजेपी नेता खुलकर तो कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन मंगलवार को होने वाली जेडीयू और आरजेडी विधायक दल की बैठक पर पैनी नजर है। हर दल अपना बैठक बुलाता है, इसमें किसी को रोक है क्या? हम लोग भी अभी 6 दिन पहले हमने भी अपने सभी सांसद विधायकों को बुलाया था। बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लेकिन खबर है कि जल्द ही बीजेपी को बाय बाय कहकर नीतीश लालू के लाल तेजस्वी से हाथ मिला सकते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि आरजेडी अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही। हम लोग को तो जनता ने ऑफर कर दिया कि तू आप जनता का कि ये कार्यक्रम चलाओ। हम बस उस कार्यक्रम के साथ हैं। श्री नीतीश कुमार अपना कहाँ पर किसके पास ऑफर दे रहे हैं वो स्वयं जानते हैं। हम लोग के यहाँ कोई उनका ऑफर नहीं है और ना ही हम लोग के द्वारा तो किसी को ऑफर हो ही नहीं सकता। 2020 में जब से बीजेपी जेडीयू की सरकार बनी है, तभी से दोनों दलों में रिश्ते सामान्य नहीं हैं। विधानसभा में बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी ने कम सीटों वाली जेडीयू के नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया। ऐसे में बीजेपी सरकार में अपना दबदबा चाहती है और नीतीश कम सीटें जीतने के बावजूद समझौता करने को तैयार नहीं है। अब बिहार में तो ये सभी जानते हैं कि नीतीश सीएम की कुर्सी पर अपना रुतबा बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी से भी समझौता कर सकते हैं। तो ऐसे में सवाल है कि क्या नीतीश फिर पलटी मारने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार ने नई सेटिंग कर ली है? क्या मोदी का साथ छोड़कर नीतीश लालू के लाल से हाथ मिलाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी का भी पूरा इलाज होने वाला है। आपको बता दें कि किस तरीके से उसके अवैध अतिक्रमण जो उन्होंने किया था उस पर बुलडोजर चलाया गया। साथ ही साथ अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी रिपोर्ट तलब की है कि क्या कुछ हुआ है वो आपको बताएंगे। एक बार दिखा दें कि किस तरीके से, देखिए ये बुलडोजर चलाया गया था। जो अवैध अतिक्रमण है उन पर बुलडोजर चला है, यानी कि गुंडे लोग जो है उनकी मनमानी नहीं चलेगी। और ये तब हुआ, देखिए किस तरीके से पहले महिला को धमकाया, उसके बाद और भी उसके गुर्गे वहां पहुंच गए महिला को धमकाने के लिए। देखिए किस तरीके से बुलडोजर से सारी जो उसकी प्रॉपर्टीज है उनको धराशायी किया जा रहा है। ये देखिए किस तरीके से, तो ये देखिए किस तरीके से। और ये देखिए लोग जो सोसाइटी में हैं वहां पर वो जश्न मना रहे हैं, क्योंकि ये जो दबंग था लगातार इनको परेशान करता था, इसलिए ये जश्न मनाते हुए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक दूसरे का मुंह मीठा कर रहे हैं, यहाँ पर मिठाइयां खिला रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो सोसाइटी के लोग हैं वो जश्न मना रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, अब ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बताएंगे कि क्या कुछ रहा। और देखिए किस तरीके से ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे, वॉल पर ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे गालीबाज पर एक्शन कैसे हो रहा है। देखिए श्रीकांत त्यागी पर गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि गैंगस्टर एक्ट पर केस दर्ज किया है। श्रीकांत की संपत्तियों पर बुलडोजर भी चलाया, जो हम आपको तस्वीरें अभी दिखाते हैं कि किस तरीके से उसकी संपत्तियों पर बुलडोजर चला गया है। जो श्रीकांत की संपत्ति है उनको भी जब्त करने का आदेश है। 25,000 रुपए का इनाम रखा गया है श्रीकांत त्यागी पर। गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ की टीम भी लगाई गई है, स्पेशल टास्क फोर्स लगाई गई है। श्रीकांत के कई करीबी इस समय पुलिस की हिरासत में हैं। इस गुंडे त्यागी के 6 साथियों को जेल भेज दिया गया। ये वो लोग हैं जो गए थे धमकाने के लिए। एक बार फिर से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ये सभी भेजे गए हैं और अब इनसे पूछताछ होगी, यानी कि फुल एक्शन गालीबाज पर हो रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अब रिपोर्ट तलब की है इस पूरे मामले पर। आज क्या रहा, कैसा रहा, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। ये स्पष्ट किया जा चुका है कि इस तरह की घटनाएं कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। महिलाओं के प्रति, दुर्व्यवहार के प्रति जीरो टॉलरेंस। नोएडा में महिला से बदसलूकी करने वाले गालीबाज त्यागी के पाप का हिसाब किताब शुरू हो गया। एक तरफ उसकी क्राइम कुंडली खंगाली जा रही है तो दूसरी तरफ बुलडोजर से वार हो रहा है। सुबह बाबा का बुलडोजर उसके अवैध निर्माण पर चल गया। उसके रसूख और अकड़ को पुलिस प्रशासन ने चूर चूर कर दिया।
नोएडा के होमेक्स सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर बाबा का बुलडोजर और हथौड़ा दोनों चला। अपनी अकड़ और रसूख का इस्तेमाल कर जो उसने साम्राज्य तैयार किया था, नोएडा पुलिस प्रशासन ने उसे ढहा दिया। कार्रवाई जो दूसरा खंबा है उसे तोड़ा जा रहा है। संतोष मेरे विजय आपको ये तस्वीरें दिखा रहे होंगे, ये आप देखिए पूरा का पूरा इसे तोड़ा जाएगा। इसे तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है और ये पानी की बौछार ये आपको बताने के लिए काफी है कि जो तरीका अपनाया गया था वो धराशायी हो चुका है और अब बुलडोजर का एक्शन आपको देखने को मिल रहा है और अब पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन जो है आगे का उसे तोड़ दिया गया है। इसके साथ ही नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को पकड़ने के लिए यूपी सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है और तलाश के लिए एसटीएफ को लगाया है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का दावा है कि जल्द आरोपी को दबोच लिया जाएगा। शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। हम इसलिए ह्यूमन इंटेलिजेंस तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस का भी पूरा उपयोग कर रहे हैं तथा नोएडा पुलिस ने मेन अभियुक्त पे इनाम भी घोषित किया है तथा कुछ नंबर भी दिए हैं जिस पे कि कोई भी गोपनीय सूचनाएं दे सकता है। उत्तर प्रदेश शासन और डीजीपी यूपी की तरफ से ये स्पष्ट किया जा चुका है कि इस तरह की घटनाएं कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। गालीबाज नेता को लगातार यूपी पुलिस ट्रेस कर रही है। श्रीकांत की आखिरी लोकेशन उत्तराखंड के ऋषिकेश में पता लगी है। श्रीकांत की गिरफ्तारी के लिए यूपी पुलिस कई जगह दबिश डाल रही है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि इस मामले में उत्तराखंड पुलिस यूपी पुलिस के साथ काम करेगी। नहीं, यूपी पुलिस के साथ हम पूरा कोऑर्डिनेशन करेंगे और कोई भी ऐसी बात होगी उस पर सख्ती से उत्तराखंड की पुलिस, उत्तराखंड की सरकार जो है कहीं पर भी कोई कोताही नहीं बरतने वाली। इसके साथ ही गालीबाज श्रीकांत त्यागी ने पीड़िता को धमकाने के लिए अपने जो गुंडे ओमेक्स सोसाइटी में भेजे थे उन पर भी कानूनी शिकंजा कस गया है। श्रीकांत त्यागी के 6 गुंडों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां सभी को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। साथ ही उनके मोबाइल जब्त किए गए हैं, जिसकी फोरेंसिक जांच की जाएगी। संभव है इससे त्यागी के कई और राज खुल सकते हैं। लगभग 24 घंटे नहीं, 18-20 घंटे के समय में ही इतनी सख्त कार्रवाई हुई है, प्रभावी कार्रवाई हुई है, जिसके परिणाम भी आए हैं और इससे आगे आने वाले समय में क्षेत्र के लोगों को यह एक सीख मिलेगी, आगाह होंगे कि योगी जी की सरकार में किसी भी तरह का दुर्व्यवहार, किसी भी तरह का अपराध, किसी भी तरह का गुनाह स्वीकार नहीं किया जाएगा। बीजेपी सांसद महेश शर्मा ने सीएम योगी से इस घटना को लेकर शिकायत की थी, जिसके बाद यूपी के मुखिया एक्शन मोड में हैं। सीएम ने गृह विभाग से पूरी रिपोर्ट तलब की है। त्यागी कैसे इतना रसूखदार बन गया, कैसे उसे सुरक्षा मिली, किसने उसकी मदद की, इन सब का पता लगाने के निर्देश दिए हैं। संदेश साफ है कि अपराधी कोई हो, कितना भी रसूखदार हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति, मजहब, किसी भी पार्टी से उसका जुड़ा हो, वो सपा, बसपा, कांग्रेस या भाजपा का ही क्यों ना हो, अगर कानून हाथ में लेने की जरूरत करेगा तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में कानून कठोरता के साथ कार्रवाई करेगी। फिलहाल आरोपी श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस खूब हाथ पांव मार रही है। उसके ठिकानों पर दबिश जारी है। उम्मीद है जल्द ही आरोपी पुलिस के शिकंजे में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आगरा के दौरे पर रहे। यहां एक तरफ उन्होंने आगरा के मेट्रो के पहले कॉरिडोर के मॉडल का डिजिटल उद्घाटन किया, साथ ही साथ दूसरी तरफ आपको बता दें कि तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई, साथ ही साथ लोगों से अमृत महोत्सव से जुड़ने के लिए उनको जागरूक भी किया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ताजनगरी आगरा में भी जल्द ही दौड़ेगी मेट्रो। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने आगरा मेट्रो के पहले कॉरिडोर के मॉडल का डिजिटल उद्घाटन किया। बताया जा रहा है कि आगरा की मेट्रो पीले रंग की होगी। मुख्यमंत्री मेट्रो के डिपो पहुंचे, जहां उन्होंने मेट्रो परियोजना के प्रगति कार्य को देखा। आगरा मेट्रो का पहला कॉरिडोर ताज पूर्वी गेट से सिकंदरा तक होगा।
आगरा के अंदर जो मेट्रो को लेकर कार्य इस वक्त किया जा रहा है उस काम का भी निरीक्षण किया। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को ये निर्देश दिए कि आगरा में बनने वाला मेट्रो का जो काम है वो कोशिश ये रहे जितनी जल्दी हो सके निर्माण कार्य को पूरा किया जाए। बताया जा रहा है कि आगरा को कुल 28 मेट्रो मिलेंगी। ये मेट्रो ट्रेन साउंड और पोल्यूशन प्रूफ होंगी। आगरा मेट्रो का निर्माण गुजरात के वडोदरा और सावली में हो रहा है। प्रोजेक्ट की लागत करीब 8300 करोड़ रुपए है। आगरा में सीएम योगी ने तिरंगा यात्रा को भी हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर आगरा के लोगों में बेहद उत्साह दिखा। योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय आगरा दौरे पर पहुंचते हैं और अपने दौरे की शुरुआत वो करते हैं तिरंगा जागरूकता अभियान से। दरअसल तिरंगा बाइक रैली जो जागरूकता की निकाली गई उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा से हरी झंडी दिखाई और इस बाइक रैली का मकसद ये है कि हर घर तिरंगा अभियान जो 13 तारीख से लेकर 15 अगस्त तक देश भर में मनाया जाना है उसे लेकर आगरा के लोगों समेत उत्तर प्रदेश के लोगों को जागरूक किया जा सके। एक तरफ आगरा में मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर लोगों में उत्साह है, खुशी है, तो आजादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगा यात्रा से जुड़ने को लेकर जोश भी दोगुना दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आज समापन हो गया जिसमें भारत ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कुल 61 पदक भारत को मिले हैं जिसमें 22 गोल्ड है, 16 सिल्वर है और साथ ही साथ आपको बता दें कि 23 ब्रॉन्ज है। ये तमाम वो खिलाड़ी जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया है और इसीलिए देखिए उनके घर पर किस तरीके से जश्न का माहौल है। पूरे देश को यानी कि भारत को गौरवान्वित किया है और ये जश्न का माहौल जो है। और ये देखिए पीवी सिंधु जिन्होंने गोल्ड हासिल किया है। ये देखिए ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। और ये देखिए लक्ष्य इन्होंने भी गोल्ड हासिल किया है। बर्मिंघम में भारत का परचम लहराया है, भारत का डंका बजाया है। बर्मिंघम में इन वो तमाम खिलाड़ियों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिनमें पीवी सिंधु है, लक्ष्य है और भी कई खिलाड़ी हैं। और ये देखिए हम बताते हैं कि आखिर भारत किस जगह पर है इस बार। 22 पदक के साथ भारत चौथे स्थान पर। पहली अगर बात करें तो देखिए ऑस्ट्रेलिया है, 67 गोल्ड है, 57 सिल्वर है, ब्रॉन्ज है 54 और साथ ही साथ कुल मिला के अगर बात करें तो 178 है। वहीं इंग्लैंड की बात करें तो देखिए गोल्ड है 57, 66 है सिल्वर, 53 ब्रॉन्ज है, 176 के साथ दूसरे स्थान पर है। तीसरे नंबर पे कनाडा है, 26 गोल्ड, 32 सिल्वर, 34 ब्रॉन्ज और 92। यानी कि भारत की अगर बात करें तो देखिए भारत का उम्दा प्रदर्शन रहा है, शानदार प्रदर्शन रहा है। 22 गोल्ड के साथ, 16 सिल्वर मेडल के साथ, 23 कांस्य पदक के साथ देखिए 61 कुल पदक भारत को हासिल हुए हैं। तो इस तरीके से देखिए ये हमने आपको बताया कि भारत चौथे स्थान पर रहा है भारत। और इस तरीके से बेहद शानदार और उम्दा प्रदर्शन इन सभी भारतीय खिलाड़ियों का। और इसीलिए देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उनको ट्वीट करके बधाई दी है सभी को। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कैसा रहा कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का सफर। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत का अभियान समाप्त हो गया और भारत ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने कुल 61 पदक जीते हैं जिसमें देश को इस बार 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। देश को पहला सिल्वर मेडल संकेत सरगर ने वेट लिफ्टिंग में दिलाया था। आखिरी मेडल भी सिल्वर ही रहा जिससे इसे पुरुष हॉकी टीम ने हासिल किया। पहला गोल्ड मीराबाई चानू ने जबकि आखिरी अंशिता शरद कमल ने जीता। इसके बाद सभी पहलवानों ने पदक जीतकर इतिहास दोहराया। बॉक्सिंग और बैडमिंटन में भी भारतीय खिलाड़ियों ने कमाल किया। एथलेटिक्स और लॉन बॉल में भी भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा खेल दिखाया। इसके अलावा पैरा एथलीटों ने भी कई पदक दिलाए। शूटिंग के न होने के बावजूद भारत इस बार 61 पदक ला पाया। भारत मेडल टैली में चौथे स्थान पर है। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने वुमेन सिंगल्स में और लक्ष्य सेन ने मेन सिंगल्स में सुनहरी कामयाबी हासिल की। 20 साल के लक्ष्य ने फाइनल में मलेशिया के जेई यांग को 3 गेम तक चले मुकाबले में 19-21, 21-9, 21-16 से हराया। भारतीय खिलाड़ी ने पहला गेम
19-21 से गंवा दिया, लेकिन दूसरे गेम में उन्होंने जोरदार वापसी की और इसे 21-9 से जीतकर मैच में बराबरी हासिल कर ली। तीसरे गेम में लक्ष्य ने 21-16 से जीत हासिल की। दूसरी तरफ टेबल टेनिस के मेंस सिंगल्स फाइनल में 40 साल के भारतीय धुरंधर अंशिता शरद कमल ने इंग्लैंड के लियाम पिचफोर्ड को 4-1 से हराकर गोल्ड जीता। शरद कमल ने 16 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में मेंस सिंगल्स का गोल्ड जीता है। बॉक्सिंग में भी भारत का जलवा देखने को मिला। वर्ल्ड चैंपियन निखात जरीन, अमित पंघल और नीतू घंगस ने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। यही नहीं, एथलेटिक्स, टेबल टेनिस में भी भारतीय खिलाड़ी छाए रहे। नतीजतन भारत ने 50 पदों का आंकड़ा पार कर लिया है। इधर भारतीय महिला हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए ब्रॉन्ज मेडल मैच में जीत दर्ज की। फुल टाइम में ये मैच 1-1 से ड्रॉ हुआ था, लेकिन पेनल्टी शूटआउट में भारत ने कमाल कर दिया। कप्तान सविता पुनिया की जबरदस्त गोलकीपिंग की बदौलत भारत ने 2-1 से शूटआउट में जीत हासिल की। महिला हॉकी टीम ने 16 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में कोई मेडल जीता है। इसके अलावा बैडमिंटन, क्रिकेट में भी भारत ने मेडल्स हासिल किए। पीएम ने भी इन सभी खिलाड़ियों को ट्विटर पर बधाई दी। बहरहाल इस बार भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया, जिसने पूरे भारत को गौरवान्वित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।